नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो पेपर है आपका 6 जनवरी 2022 के CTET फर्स्ट पेपर का EVS और हिंदी विषय। CDP और मैथ का वीडियो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख लेंगे और वहाँ से अपना अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम 6 जनवरी 2022 का था वो लोग जल्दी जल्दी अपना सेट निकाल करके आंसर मिलान करेंगे। और एक बात दोस्तों, 6 जनवरी से पहले जितना भी एग्जाम हुआ है उस सब का वीडियो आपका CDP मैथ हिंदी और EVS का फुल्ली अपलोड कर दिया गया है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के, आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं EVS पे। EVS आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? सामान्य सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है केरल। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। इसको जब आप बनाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। हम नहीं बना सकते, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, सिर्फ अभी हम उत्तर मिलान कर रहे हैं, डिस्कशन बाद में कर लेंगे। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समुदाय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। नहीं होगा आपका, गलत है। पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। देखते हैं अगले ऑप्शन को। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ये भी नहीं होगा। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूहों ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, प्रस्तुति का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, पोर्टफोलियो। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तुति का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। देखते हैं अगले प्रश्न को। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार में उसके खेत की मृदा बंजर हो जाएगी दोस्तों, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? शिक्षक से चर्चा करना, सहपाठी द्वारा सीखना, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्ग से बातचीत करना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना। इसका सबसे जो उपयुक्त युक्ति है वो है आपका परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने के कारण है। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। नेक्स्ट है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। अगला ऑप्शन है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है, इसी कारण से ऊनी वस्त्र गर्म रहता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पाठ्य योजना में EVS की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, संकल्पना मानचित्र बनाना, सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संकल्पना मानचित्र बनाना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना, प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें, यह दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे क्लास में। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। आपका सही उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? नहीं होगा आपका बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं, ये भी निश्चित है। बंदंत वाला प्रश्न है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है? इसका भी सामान्य सा उत्तर है क्लोरोफिल। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है, इससे उच्च स्तरीय चिंतन होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की सही दिशा क्रमशः क्या होगा? तो बी के सापेक्ष ए की सही दिशा होगा आपका दक्षिण पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है शैक्षिक क्षेत्र से, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, संज्ञानात्मक स्तर से। सही उत्तर होगा आपका समग्र विकास से। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों। सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर होगा इसका आसाम। बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, पहले भी पूछा जा चुका है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? झूम झारखंड नहीं होगा, कुडुकू, चेराओ मिजोरम, यही है आपका। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है चेराओ से। देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका बंगाल की खाड़ी में है। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी में है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। बिल्कुल गलत है आपका।
पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये भी आपका गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे के दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बिल्कुल सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखना है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। बिल्कुल सही, आपका सी भी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जाती है। ये भी आपका सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ये गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। सीधा इसके उत्तर पे आते हैं हम लोग। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1.1562 किलोमीटर। आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा आसानी से। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अवलोकन, प्रश्न, संवेदनशीलता और संवाद। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, परिवार अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? आसान सा प्रश्न है, अक्टूबर से दिसंबर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है आपका, पूर्णिमा को नहीं होता है दोनों। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। उल्टा बतलाया है, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आपका पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, सीखने का विस्तार, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम कौन सा है? जानवर, जल, मौसम, सामग्री। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जल। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, सेलेक्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिस टू इनहेंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ईवीएस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईवीएस। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट्स इन पेडागोजी ऑफ ईवीएस। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बी एंड सी ओनली। देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रकार आपका ईवीएस का 30 प्रश्न खत्म हुआ। अगला सेक्शन है हमारा हिंदी। गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी समय जाता है उसमें। आप लोग उत्तर मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है, सभी बच्चों की आवश्यकताएं सर्वथा भिन्न होती है,
भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न शब्द है, निरर्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द। भिन्न भिन्न शब्द है आपका पुनरुक्त शब्द, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है, आधुनिक विश्व, विश्व की विशेषता को बतला रहा है, तो आपका हो जाएगा ये विशेषण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है, निरक्षरता, अक्षरशः, अशिक्षा, अनपढ़। साक्षरता का उपयुक्त विलोम होगा आपका निरक्षरता, क्योंकि साक्षरता में भी ता प्रत्यय है और निरक्षर में भी ता प्रत्यय है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कमजोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, शिक्षा में सबसे आगे है, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा के अवसर अधिक प्राप्त करते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रीति रिवाजों का पालन, शिक्षित समाज, देश की सीमाएं, देश की जनसंख्या। आपका सही उत्तर होगा शिक्षित समाज। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आधारित शब्द में प्रत्यय है, आधारित शब्द में आपका इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए, लचीली, परंपरागत, पाश्चात्य और रूढ़। तो हमें शिक्षा पद्धति लचीली चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। यह हम अपने मन से नहीं बतला रहे दोस्तों, ये सब आपको गद्य में मिल जाएगा। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की, अपने बच्चों को दूर के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने की, अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाने की। तो आपका सही उत्तर होगा अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा पद्यांश से है, गद्य खत्म हुआ आपका। पहला प्रश्न है पद का, कविता का मूल स्वर है, कविता का मूल स्वर है प्रकृति, मुक्ति, पशु पक्षी, हौसला। आपका मूल स्वर है कविता का मुक्ति। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंसले की दुनिया है असीमित, सीमित, खुशनुमा, एकाकी। घोंसले की दुनिया सीमित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आसमान भी पर्याय है उसका, आकाश भी है, अनिल नहीं है, अंबर भी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है, निगेटिव ढूंढना था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए, वृक्ष की डाल पर बैठकर दुनिया देखने के लिए, गांव देहात घूम घूम कर देखने के लिए, जंगलों में घूमकर उन्हें निहारने के लिए। आपका सही उत्तर होगा अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। प्रश्न है, चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश है, तो धरती और आसमान, गांव देहात, जंगल ताल, धान की बाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, धरती और आसमान। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है, पेड़ पौधे, धान के खेत, गांव देहात, चांद सूरज। आपका सही उत्तर होगा चांद सूरज। पूरे पद्यांश में कहीं भी चांद सूरज के चर्चा नहीं किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण से भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। बिल्कुल आपका यही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। आपका सही उत्तर होगा यह व्यवस्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में
अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? रोल प्ले कर रही है, अभिनय, लेखन, वाचन, पठन। रोल प्ले में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अभिनय। देखते हैं अगला प्रश्न। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होनी चाहिए? व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्यपुस्तक को पढ़कर यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाएं। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ को एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए, ये भी आपका गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोत्साहित हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किया जाए। आपका सही उत्तर होगा संदर्भों में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से उसे एक लड़का अली खड़ा होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, शिक्षिका को बीच में रोकना, बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। तो वहाँ पे बच्चा पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? श्रव्य, दृश्य, गतिबोधक, सौंदर्यबोध। आपका सही उत्तर होगा दृश्य। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। तो रचनात्मक आकलन के लिए खुले अंत वाले प्रश्न उपयुक्त होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? रोल प्ले, व्याकरण खेल, बाल गीत गाना, वर्णमाला सीखना। एक क्लास का बच्चा है तो उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा बाल गीत गाना। देखते हैं अगला प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। नेक्स्ट है, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत, धीमी गति से लिखने वालों का ठप्पा लगाना। शब्द से ही लग रहा है कि सब नेगेटिव शब्द है आपका। विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए
विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? लिखित प्रतीकों को उनके ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पठन सामग्री के साथ अर्थ गढ़ने की योग्यता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके, शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर, केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के लिए किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक का सीडीपी, मैथ, हिंदी और ईवीएस का डिस्कशन पूर्ण हो चुका है। ये सारा का सारा वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आसानी से आप लोग अपना अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।